आदाब दोस्तों, मैं हूं फरहान मलिक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो सीज़ फायर हो गया है तो अब बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीज़ फायर के बावजूद हालात बिल्कुल शांत नहीं हैं। सीज़ फायर के बाद भी रफ़ा में पिछले दिनों 20 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और ये तो सिर्फ रफ़ा की बात है। इसके अलावा भी वहाँ बहुत कुछ हो रहा है और मुझे लगता है कि हमें इन घटनाओं पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। इसराइल के रवैये की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति जो इजरायली जेल में 22 साल से बंद था, उसे आज रिहा किया जाना है। लेकिन इससे पहले इसराइल ने उसके घर जाकर उसकी बीवी, बच्चों और परिवार वालों को परेशान किया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए और फिर उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बेटा जो अपने पिता के रिहा होने का इंतजार कर रहा था, अब खुद जेल में है। आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि इसराइल का असली मंसूबा क्या है। एक तरफ ये मजबूरी में फ़िलिस्तीनी को रिहा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके परिवार वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि सीज़ फायर से सब कुछ ठीक हो गया, उन्हें ये समझना चाहिए कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। जेनिन में भी हालात ख़राब हैं। जेनिन के रेफ्यूजी कैंप पर इसराइल का अभियान लगातार जारी है और इसराइल के इस खेल में कौन कौन शामिल है ये तो आप जानते ही हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ये ख्वाब देख रहे हैं कि गाज़ा पर उनका भी नियंत्रण हो और उसके बदले में उन्हें कुछ फ़ायदा मिले ताकि वे आराम से अपना वक्त गुजार सकें। लेकिन सच ये है कि गाज़ा में हमास का दबदबा है और वेस्ट बैंक में इसराइल का। अब्बास और उनकी अथॉरिटी जेनिन में इजरायली हमलों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे। मरियम बारगूती जो एक मशहूर फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट हैं और अब अमेरिका की नागरिक हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि जो लोग सोचते हैं कि सीज़ फायर से सब कुछ ठीक हो गया है, वे गलत हैं। उन्होंने इसराइल की रणनीति को धीमा कत्ल, स्लो स्लाउटर करार दिया। मरियम ने बताया कि जेनिन में वही हालात बनाए जा रहे हैं जो पहले नॉर्दर्न गाज़ा में थे। इसराइल ने पिछले 3-4 दिनों में 2000 से ज़्यादा लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और 12 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि फ्रांसिस्का अल्बानेजी का बयान आता है। उन्होंने कहा था, अगर इसराइल को गजा में उसके अत्याचारों से ज़बरदस्ती नहीं रोका गया तो ये घटनाएं वेस्ट बैंक तक फैल जाएंगी। लेकिन वेस्ट बैंक पर इसराइल का दावा और भी खतरनाक है। इसराइल इसे जुलिया और सामरिया कहकर अपने इलाके के तौर पर पेश करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने वेस्ट बैंक पर इसराइल के दावे को मान्यता दी थी। अब मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया है जो वेस्ट बैंक के इजरायली सेटलर्स पर लगाए गए थे। इसराइल का मकसद साफ है। गजा में जंग खत्म करने के बाद अब वह वेस्ट ऑपरेशन तेज कर रहा है। इजरायली और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में पिछले 14 महीनों में 10,000 से 15,000 तक हमास के लड़ाके मारे गए हैं। हालांकि हमास कमज़ोर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह इसराइल का मुकाबला ना कर सके। अगर वेस्ट बैंक में भी इसराइल अपनी हरकतें जारी रखता है और ट्रंप या बाइडेन उसे रोकते नहीं हैं तो यकीन मानिए गजा जैसी एक नई जंग वेस्ट बैंक में भी शुरू होगी। इसराइल का दावा है कि वह वेस्ट बैंक में कुछ हफ्तों में अपना ऑपरेशन खत्म कर देगा, लेकिन खबरों और हालातों को देखकर लगता है कि अगर जंग हुई तो ये महीनों तक चलेगी। इस दौरान न सिर्फ वेस्ट बैंक में तबाही मचेगी बल्कि इसराइल को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। असल में ये सारी कोशिशें सिर्फ इसलिए होंगी ताकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा सके। हाल ही में एक सर्वे आया है जिसमें ये सामने आया कि 63% इसराइली चाहते हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दे रहे हैं। ये दिखाता है कि इजरायली जनता का भरोसा उनसे अब खत्म हो रहा है। केवल 27% लोग ही नेतन्याहू के समर्थन में हैं। जंग फिलहाल थमी हुई है, लेकिन नेतन्याहू इसे खत्म करने के बजाय किसी न किसी बहाने से जारी रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गजा की हालत अब भी दयनीय है। मलबा हटाने के दौरान कल 17 शव बरामद हुए और ये भी पता चला है कि कई अनएक्सप्लोडेड बम अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। ये बम किसी औजार या हाथ के संपर्क में आने पर फट सकते हैं, जिससे और जान और माल का नुकसान हो सकता है। गजा में जंग खत्म होने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हैं। हमास ने गजा पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाए रखा है। लोग सोच रहे हैं कि जंग के बाद गजा में कौन नियंत्रण करेगा। फिलहाल हमास ने वहां राहत पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बीमारों का इलाज कराया जा रहा है और भूखों को मदद पहुंचाई जा रही है। गजा के लोग फिलहाल हमास के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान ये भी सामने आया है कि जंग के वक्त जो राहत सामग्री गजा पहुंचाई जा रही थी उसे लूटने की घटनाएं हुई। इनमें कुछ फिलिस्तीनी भी शामिल थे जिन्होंने इजरायली सेना के साथ मिलकर ये किया। ऐसे गद्दारों को सजा देने के कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें हमास ने उन्हें गोली मारी। चाहे आप इसे गलत कहें या सही, जंग के दौरान गद्दारी को हर सेना एक बड़ी सजा मानती है।
इसराइल की ये नीति साफ है कि सीज फायर को केवल नाम मात्र रखता है और दूसरी जगह पर अपनी कार्रवाई जारी रखता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वेस्ट बैंक और लेबनान में भी जंग के हालात बन सकते हैं। नेतन्याहू की यही कोशिश है कि वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग को खींचते रहें। हाल ही में इसराइल ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिस पर हिजबुल्लाह के लिए जासूसी का शक था। ये बताता है कि हर जंग के बीच गद्दार और जासूसों का होना लाजमी है, लेकिन इस मामले में ये साफ है कि गजा में हमास ने अब तक अपनी पकड़ को मजबूत बनाकर रखा है। इसराइल की कोशिश यही है कि किसी तरह हमास को हटाकर गाजा को किसी और के हवाले किया जाए, लेकिन ऐसा करना इसराइल के बस में नहीं। अगर अमेरिका इसमें मदद करे तो ये मुमकिन हो सकता है, पर इसका मतलब एक और जंग होगी। इसमें न सिर्फ सीज फायर खत्म होगा बल्कि जो लोग अभी भी बंधक बनाए हुए हैं उनकी रिहाई की संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसराइल ने हाल ही में यूएई से संपर्क किया और अब्बास ये कह रहे हैं कि वह गजा को संभाल सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। गजा के हालात ऐसे हैं कि वह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब खत्म हो गया है। बेहतर ये होता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर ध्यान देती कि गजा को कैसे फिर से बचाया जाए, वहाँ का मलबा कैसे हटाया जाए और वहाँ के लोगों को उनका जीवन कैसे वापस दिया जाए। अल जज़ीरा ने एक वीडियो जारी किया है जो याहिया सिनवार का है। ये वीडियो इसराइल के एक बड़े झूठ को उजागर करता है। इसराइल ने दावा किया था कि याहिया सिनवार बंधकों के बीच खुद को सुरक्षित रखने के लिए छुपा हुआ था, लेकिन वीडियो से ये साबित होता है कि वे जंग के मैदान में लड़ते हुए मारे गए या शहीद हुए। इसराइल ने इस जंग में साइकोलॉजिकल वार का सहारा लिया, लेकिन इस बार यह रणनीति विफल रही। 7 अक्टूबर 2023 से पहले शायद ही कोई फ़लस्तीन और उसकी आज़ादी की बात करता था, लेकिन उस दिन के बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बन गया। अब फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल के अत्याचारों पर खुलकर बात हो रही है। दोस्तों, इस संघर्ष में दी गई कुर्बानियाँ बर्बाद नहीं जाएंगी। आज नहीं तो कल फ़लस्तीन आज़ाद ज़रूर होगा, और जो लोग आज मारे गए हैं वे हमेशा हमेशा के लिए फ़लस्तीन के इतिहास में अमर रहेंगे। उनकी कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी और उनके संघर्ष का इतिहास दुनिया कभी नहीं भूलेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।